आज की क्लास के अंदर हम लोग टिश्यू कल्चर के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कि हम एंथर या पोलन कल्चर कहते हैं। जैसे कि चित्र के अंदर विदित है और हम लोगों को पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पौधे का होता है उसको हम लोग स्टेमन कहते हैं और इस स्टेमन के दो भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। जब हम एंथर पोलन कल्चर की बात कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी फिलामेंट जो होता है उसका कल्चरिंग नहीं होता है। हम सिर्फ एंथर लोब्स या उसके अंदर उपस्थित पोलन या परागकण का ही संवर्धन कर सकते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि जब हम स्टेमन्स को रिमूव करते हैं तो उस टाइम पर फिलामेंट को हमको एंथर के बेस से बहुत नीटली एक स्टेरलाइज्ड फोर्सेप्स से काट लेना चाहिए। Definition of anther culture. Anther culture is an artificial technique by which the developing anthers at a precise and critical stage are excised aseptically from an unopened flower bud and are cultured on a nutrient medium where the microspores within the cultured anther develop into callus or embryoids that give rise to haploid plantlets. Formation of haploid plants either through organogenesis or through embryogenesis. एंथर कल्चर वह एक कृत्रिम तकनीक है जिसके के द्वारा हम एंथर्स को पौधे में से एक डेफिनेट एज पर लेते हैं और उस टाइम पर जब लिया जाता है तो बड हमारे पास में अनओपन फ्लावर बड होनी चाहिए। इस बड को हम लोग कल्चर मीडियम के अंदर डालते हैं और वहाँ पर जो एंथर्स होते हैं वो कल्चर कर ऑर्गेनोजेनेसिस से या एम्ब्रियोजेनेसिस से एंथर कल्चर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। The first report of haploid tissue culture from anther culture was given in 1964 and to 1966 in pollen grains of Datura by Maheshwari and Guha. एंथर कल्चर की पहली रिपोर्ट जो है जिससे कि हेप्लॉइड टिश्यू बना वो 1964 से 1966 के मध्य में धतूरा के पौधे पर महेश्वरी व शिप्रा गुहा मुखर्जी के द्वारा जो काम किया गया उससे गिना जाता है। Production of haploids reported in 250 species, Solanaceae, Cruciferae, Gramineae, Poaceae are most common. Anther and pollen culture is referred to as androgenesis. The male gametophyte, microspore or immature pollen produces the haploid plant. एंथर कल्चर को या पोलन कल्चर को हम लोग जो है पुंजनीय अगुणितों का उत्पादन भी कहते हैं या हम उसको एंड्रोजेनेसिस कहते हैं, जहां पर कि एक माइक्रोस्पोर से या एक पोलन ग्रेन से हैप्लॉइड पौधे का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हम चित्र दिखा रहे हैं वो प्रोफेसर महेश्वरी का है। प्रोफेसर महेश्वरी और शिप्रा गुहा मुखर्जी ने 1964 से 1966 के बीच में एंथर कल्चर करके हैप्लॉइड प्लांट्स पैदा किए और यह प्लांट्स जो थे ये धतूरा के पौधे थे। उनका कंसेप्ट था वन पोलन ग्रेन से वन प्लांट बनता है या एक परागकण से हम एक पौधे का निर्माण कर सकते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 1964 के अंदर एंथर कल्चर का श्रेय दो इंडियंस को जाता है। Haploids are useful because they carry only one allele. Two or more alternative forms of a gene is called allele of one gene. Thus, any recessive mutation or characteristics are apparent, clearly visible. हैप्लॉइड्स के अंदर हैप्लॉइड्स का मतलब होता है अगुणित। इसका मतलब है जो हैप्लॉइड पौधा हम बना रहे हैं वो अपने साथ में दो जीन में से एक जीन लेता है जिसको कि हम एलील कहते हैं और यहाँ पर म्यूटेशन का या कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं वो हमको प्रीडोमिनेंटली दिखाई देंगे। सेकेंड, प्लांट्स विद लीथल जीन्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द जीन पूल। लीथल जीन्स वाले पौधे जो होते हैं उनको हम अगुणित अवस्था के अंदर आसानी से हटा सकते हैं। वन कैन प्रोड्यूस होमोजाइगस डिप्लॉइड व्हेन एन इंडिविजुअल हैज टू ऑफ द सेम एलील्स। हैप्लॉइड्स के कल्चर से हम होमोजाइगस डिप्लॉइड का निर्माण करते हैं, मतलब दोनों डिप्लॉइड जीन्स जो हैं वो एक समान हमको मिलती हैं। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड शॉर्टन द टाइम फॉर इनब्रीडिंग फॉर सुपीरियर हाइब्रिड जीनोटाइप्स। जो हैप्लॉइड का प्रोडक्शन टाइम है वो कम होता है और इस कम समय के अंदर हम लोग सुपीरियर हाइब्रिड जीनोटाइप्स का उत्पादन कर सकते हैं। पाथवेज ऑफ पोलन डेवलपमेंट। पोलन डेवलपमेंट या पोलन का कल्चर किस प्रकार से होता है
उसमें 5 प्रक्रिया हम गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जब हम पोलन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या माइक्रोस्पोर एंथर कल्चर की बात कर रहे हैं या पोलन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो हमको ध्यान में रखना है कि हम कंप्लीट एंथर का भी कल्चर कर सकते हैं और हम पोलन ग्रेन का भी कल्चर कर सकते हैं। पाथवे 1 के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, दे डिवाइड बाय एन इक्वल डिविजन एंड 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। Vegetative and generative cells are not distinctly formed in the pathway. Example, Datura inoxia. यहाँ पर माइक्रोस्पोर के पहले डेवलप, जब हम लोग माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट पढ़ा था सेकेंड ईयर के अंदर, तब हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर में एक माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक वेजिटेटिव कोशिका होती है, एक जनरेटिव कोशिका होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में 2 कोशिका बनती हैं, परंतु यहाँ पर वेजिटेटिव कौन सी है और जनरेटिव कौन सी है ये बताना मुश्किल है। एग्जाम्पल इन दतूरा इनॉक्सिया। पाथवे 2, the division of the uninucleate microspore is unusual, resulting in the formation of a vegetative and a generative cell. The sporophyte arises by further division in the vegetative cell and generative cell does not divide. जो सेकेंड पाथवे हम पढ़ते हैं, जैसा कि हम निकोशियाना के अंदर, होडियम वल्गैर के अंदर, ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर देखते हैं, यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर होता है उसके अंदर डिविजन होने के बाद में 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल। जो स्पोरोफाइट डेवलप करता है या जो पौधा जो डेवलप करता है वो वेजिटेटिव सेल से डेवलप करता है, जनरेटिव सेल के अंदर कोई विभाजन होता हुआ हमको इसके अंदर दिखाई नहीं देता है। जो पाथवे 3 हमारे पास में है उसके अंदर द न्यूक्लियाइड माइक्रोस्पोर अंडरगोज अ नॉर्मल डिविजन बट पोलन एम्ब्रियोज आर फॉर्म फ्रॉम जनरेटिव सेल्स ओनली। थर्ड पाथवे के अंदर जो माइक्रोस्पोर होता है उसके अंदर नॉर्मल डिवीजन होता है, परंतु यहाँ पर जो पोलन एम्ब्रियोज हैं इनका निर्माण सिर्फ जनरेटिव सेल से होता है, वेजिटेटिव सेल आगे डिवाइड नहीं करती है। एग्जाम्पल हमारे पास में है हायोस्काइमस नाइजर। Pathway 4, both generative and vegetative cell further divide and help in the development of the sporophyte. बीजाणुद्भिद के निर्माण के अंदर both generative and vegetative cell दोनों के अंदर सेल डिविजन्स होते हैं, जिससे कि हमको एक बीजाणुद्भिद बनता हुआ दिखाई देता है। एग्जाम्पल दतूरा मेटल और एट्रोपा मेलेडोना। Pathway 5, in Brassica napus cruciferi, first division is asymmetric and the pollen embryos develop the vegetative cell. So इस प्रकार से माइक्रोस्पोर 5 प्रकार से अपने डिविजन्स या पाथवे डिविजन्स करते हैं। किसी के अंदर दोनों कोशिकाएं जो हैं वो एम्ब्रियो के अंदर मदद करती हैं बनाने में, किसी के अंदर सिर्फ वेजिटेटिव सेल जो है वो एम्ब्रियो निर्माण करती है और कुछ के अंदर सिर्फ जनरेटिव सेल जो होती है वो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। These are the stages of the pollen development जो कि हम लोगों ने इस चित्र के अंदर दिखाया है। सबसे ऊपर यहाँ हमारे पास में माइक्रोस्पोर है और वो किसी भी प्रकार का डिवीजन करेगा। यहाँ पर हमको कोशिकाओं का समूह दिखाई देता है या हमको यहाँ पे मास ऑफ सेल्स दिखाई दे रहा है। ये मास ऑफ सेल्स फिर कैलस डेवलप करता है, कैलस से फिर हमारे पास में स्पोरोफाइट बनता है और नॉर्मल प्रोसेस से हम